Subscribe to Successes and press the bell icon to get all the latest videos. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता, आप देख रहे हो सक्सेसीज और हम पढ़ रहे हैं प्योर सब्सटेंस। तो दोस्तों वही सारी चीज़ें अपन आगे भी पढ़ने वाले हैं प्योर सब्सटेंस में। जिन्होंने मेरे लेक्चर्स पहले वाले नहीं लिए तो मैं उनसे कहूँगा लेक्चर 1 और लेक्चर 2 ले लें, फिर उसके बाद लेक्चर 3 देखें, क्योंकि हमने उसमें काफ़ी सारी बातें की हैं, हमने उसमें काफ़ी बेसिक से लेकर के चले हैं। और आज हम देखने वाले हैं कैलकुलेशन की एक अगली चीज़ है। देखिए हम लोगों ने पहले क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से सैचुरेशन कर्व बनता है, किसे हम सैचुरेशन लिक्विड लाइन बोलते हैं, किसे हम सैचुरेटेड वेपर लाइन बोलते हैं, क्या है क्रिटिकल पॉइंट का टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, किस तरीके से टीएस डायग्राम बनता है, किस तरीके से आप उसमें वैल्यूज पुट करते हो, एचजी क्या है, एचएफ क्या है, एसएफ क्या है, एसजी क्या है, एंट्रोपी एंथैल्पी का कैलकुलेशन वेरियस पॉइंट्स में किस तरीके से करेंगे, क्या है डिग्री ऑफ सब कूलिंग, क्या है डिग्री ऑफ सब हीटिंग, सुपर हीटिंग, ये सारी चीजें हमने लेक्चर 1 लेक्चर 2 में किया हुआ है। आज देखिए दोस्तों आपको कुछ और एक अच्छी चीज दिखाते हैं, वो ग्राइनस फ्रैक्शन से ही रिलेटेड है, जो हमने लेक्चर पुराना लेक्चर था लेक्चर 2 उसमें नहीं किया था। एक्चुअली कराने की याद तो थी, बट फिर पढ़ाते पढ़ाते हम जोश में बह गए और फिर वो याद ही नहीं आया। अब हमने इसकी बात कर ली थी, लिख देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। हमने 4 5 को भी ले लिया था, 2 3 को भी ले लिया था, सारी चीज़ें बता दी थी। हमने 2 और 4 को भी ले लिया था, लेकिन 3 की बात नहीं की। ये बात आपको याद है, हमने 3 की बात नहीं की कि अगर हमें यहाँ पे एंथैल्पी निकालना हो, यहाँ पे एंट्रोपी निकालना हो, तो हम किस तरीके से निकालेंगे। अब यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी आपको ग्राइनस फ्रैक्शन की। देखिए दोस्तों, अगर मुझे इस जगह की H3 निकालना है, H3 एंथैल्पी एट 3, इस पॉइंट पे एंथैल्पी निकालना है, तो अगर मुझे एंथैल्पी निकालना है तो मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मैं पहले यहाँ तक की एंथैल्पी पता करूँ, प्लस उसमें मैं इतनी एंथैल्पी और जोड़ दूँ तो मुझे H3 मिल जाएगा। समझ रहे हो। तो देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे H2 निकालना है। अब ये जो H2 है इसे मैं क्या बोलता हूँ, देखो ये किस में, लिक्विड लाइन में, तो क्या मैं इसे HF बोल दूँ, एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड। ये बात समझ आ रही है, एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड प्लस किया, अब यहाँ तक आना है। तो देखो मैंने वेट रीजन के लिए क्या बताया था, HFG, याद है HFG बताया था। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x ग्राइनस फ्रैक्शन जितना भी होगा इस पॉइंट तक का, x इंटू HFG, ऐसे करके भी निकाल सकते हो। अब देखो क्वेश्चन कैसा आता है, मतलब अगर मुझे H3 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा HF प्लस x HFG। हो सकता है आपको HFG ना दे, तो आप क्या करोगे, आपको घबराना नहीं है, HF प्लस ऑफ x इंटू HFG किस तरीके से निकाला था, HG माइनस HF करके, याद है। अब देखो इसको खोलो, HF प्लस x HG माइनस x HF। अब ये जो HF वाला टर्म है इसको पास में लेकर के आ जाओ, तो अगर मैं HF कॉमन ले लूँ तो ये क्या आ जाएगा, HF कॉमन ले रहा हूँ, लिख रहा हूँ HG, देख रहे हो, HF 1 माइनस x प्लस ऑफ x HG। इस तरीके से भी आप H3 की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो इस तरीके से जो मैंने बताया, ये किसके बारे में बताया, एंथैल्पी के बारे में बताया। अगर मैं आपसे बात करूं इंटरनल एनर्जी की, एंट्रोपी की, एंथैल्पी की, तो क्या आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकता हूं। मैं यहां पे लिख दूं, यहां पे लिख देता हूं ऊपर, ठीक है, ये पॉइंट था। जैसे कि मैं एंथैल्पी की बात कर रहा हूं, इंटरनल एनर्जी की, U3 की, तो क्या मैं UF प्लस ऑफ x UFG लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। मान लो मैंने एंट्रोपी की बात की, S3, क्या हो जाएगा, SF प्लस ऑफ x SFG। मान लो मैंने बात की एंथैल्पी की, H3 दैट इज HF प्लस ऑफ x HFG। ऐसे करो और निकालते हो चले जाओ, बस आपको ये करना है। देखो मैंने सुपर हीटेड का बता दिया, वेट रीजन का भी बता दिया, ये भी पॉइंट का बता दिया, सब कूल्ड रीजन का बता दिया, इसके अलावा आपसे और कुछ वो पूछेगा ही नहीं। अब आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है।
कुछ चीज़ों का ध्यान, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमसे गलती होती है। जैसे हम एंथैल्पी लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, किलो जूल पर केजी, और आपको स्टीम दे देगा 5 किलो स्टीम है, तब क्या करोगे? कई बार हम लोग करते हैं मिस्टेक्स, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं। वो याद रखना कि मिस्टेक्स हमें नहीं करना है। तो अब मैं ये थोड़ी लिखूंगा मिस्टेक्स, मैं लिखूंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब उसमें लिखूंगा डू नॉट फॉरगेट टू मल्टीप्लाई मास विथ द पैरामीटर्स। अब पैरामीटर्स मैंने क्या लिखा है भाई साहब, कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? या तो एंथैल्पी या तो एंट्रोपी, कुछ भी हो सकती है, किसी के साथ भी कर दो। लेकिन मास का मल्टीप्लाई करना मत भूलना, हम लोग कई बार मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। कई बार प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट देता है, स्पेसिफिक हीट देता है। पता है किस में देता है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम में देता है। तो मेरे भाई आपको सबसे बड़ी चीज याद रखनी है कि सीवी को नहीं लेना है। एंथैल्पी हमेशा किस में होती है? सीपी में। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में अगर दे तो उससे आपको सीपी में बदलना है। सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर, या फिर सीपी अपॉन सीवी इक्वल्स टू गामा, कुछ भी लगाओ, लेकिन पॉइंट आपका सीपी में आना चाहिए, सीवी में नहीं आना चाहिए। बहुत बड़ी चीज़ है, एग्जामिनर क्वेश्चन को कठिन करने के लिए दे देता है, बच्चे मजाक में देखते हैं अच्छा स्पेसिफिक हीट दिया, ये तो भूल ही आते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम दिया ना, कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं करना है, बड़ा वाला क्रॉस लगा लो, ऐसा बड़ा वाला क्रॉस लगा लो। ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ याद रखना, ठीक है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। एंथैल्पी आपकी सीपी में आती है तो उसे सीपी में ही लेना है, और किसी में मत ले लेना, गड़बड़ हो जाएगी। एंथैल्पी आपकी सीपी में होनी चाहिए, ठीक है? फिर मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। अब देखो और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, इंटरनल एनर्जी की जब बात आएगी तो सीपी मत ले लेना। इंटरनल एनर्जी की अगर मैं बात करूंगा तो सीवी आएगा, याद रखना। इंटरनल एनर्जी में सीवी, एंथैल्पी में सीपी। अगर आपको ये चीज़ दिमाग में रहेगी ना तो आप बहुत अच्छे से कैलकुलेशन कर सकते हो, आपकी दिक्कतें कम हो जाएंगी। क्रिटिकल पॉइंट के लिए भी मैंने बताया था, क्रिटिकल पॉइंट ये कौन सा पॉइंट है जिसका प्रेशर क्या था? 221.2 बार, याद है? और जिसका टेम्परेचर क्या था? 374.15 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं आपको फिर से बताऊंगा, सेंटीग्रेड है, केल्विन मत रख देना। यहाँ पे सेंटीग्रेड ही रखना, केल्विन रखोगे आंसर गलत हो जाएगा, ये चीज़ याद रखना। और क्या याद रखोगे? हाँ, ड्राइनेस फ्रैक्शन x इक्वल्स टू 0 किस जगह पे होगा? x इक्वल्स टू 0 होगा आपका लिक्विड में, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। और अगर मैं बोलूँ x इक्वल्स टू 1 तो किस में होगा? सैचुरेटेड वेपर लाइन, ठीक है? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको हमेशा याद रखना है। अगर आपको याद नहीं होगा तो आप वो नहीं कर सकते। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, ये जो रीज़न है, ये कौन सा रीज़न होता है? ये वेट रीज़न होता है, ठीक है? बहुत बड़ा लिख लो अच्छे से, डू नॉट अप्लाई PV equals to nRT in wet region।
वेट रीजन में PV इक्वल्स टू nRT की वैल्यू नहीं आएगी, याद रखना। और अगर आप ये निकाल करके आंसर निकालोगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए याद रखना वेट रीजन में PV इक्वल्स टू nRT नहीं रखते। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई, ये आपको आई होप समझ में आया होगा। समझ में आया कि नहीं आया बस ये बताइए, वैसे समझ आ ही गया होगा। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आना चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन कर लें, कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या आता है आपका आंसर और किस तरीके से आपको आंसर्स निकालने हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द latent heat of vaporization, latent heat of vaporization। अच्छा हाँ, at critical point the latent heat of vaporization is equals to 0 होता है, याद रखना, लिख लो, याद आ गया है। at critical point latent heat of vaporization, latent heat of vaporization is equals to 0। भाई साहब क्रिटिकल पॉइंट पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बिल्कुल 0 होता है, याद रख लो, दिमाग में बैठा लो, कुछ भी कर लो, याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे उस समय भूल गया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट वाले सेक्शन में लिख लेना। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन लिख रहा था तो मुझे याद आ गया, मैंने कहा पहले बता देता हूँ, कहीं फिर से ना भूल जाए। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या था। देखिए, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 10,000 किलो जूल पर kg। The dryness fraction of any steam, क्या the dryness fraction of steam लिखो ना सीधा, steam is 0.5। ठीक है, या फिर इसकी जगह 50% भी लिखा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 10,000 दिया हुआ है, उसने ड्राइनेस फ्रैक्शन दे दिया है। ठीक है, एंड बोला है एंड एंथैल्पी at a point in the wet region is 7,000 kilojoule per kg। Then find the enthalpy of saturated liquid line। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है जिसे आप बिना कैलकुलेटर के भी सॉल्व कर सकते हो। ना ही इसमें स्टीम टेबल की जरूरत है, ना किसी चीज़ की जरूरत है, उसने सब कुछ दे दिया। देखो सबसे पहली चीज़, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया हुआ है, मतलब उसने क्या दे दिया, उसने HFG की वैल्यू दे दी, समझ रहे हो, उसने X दे दिया, और उसने बोला है कि द एंथैल्पी एट अ पॉइंट इन द वेट रीजन इज, मतलब उसने U3 की वैल्यू दे दी। याद है इस तरह बनाया था, इसमें इस तरीके से किया था, ये इसमें 1 2
3, 4 और 5, उसने U3 कोई एक पॉइंट दे दिया वेटर रीजन में जिसकी वैल्यू 7000 है, और उसने पूछ लिया इसकी वैल्यू बताओ, 2 की वैल्यू बताओ। कोई बात नहीं, मुझे पता है क्या होता है फॉर्मूला, H3 इक्वल्स टू, H3 इक्वल्स टू क्या होता है, जल्दी याद करो, HF प्लस XHFG, यही होता है। अब देखो H3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7000, HF हमसे पूछा है H2 प्लस X की वैल्यू कितनी है 0.5, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना दिया हुआ है 10,000। तो देखो अगर इसे मुझे कैलकुलेट करना 0.5 मतलब 1/2, 10,000 का आधा 5,000, 5,000 इधर जाएगा, 7,000 से कम होगा, तो HF की वैल्यू कितनी आ गई, जल्दी बताओ, 7 में से 5 गए 2000 किलो जूल पर केजी। ठीक है, ये बात समझ आई। अभी देखो मैंने इसमें स्टीम में कोई भी केजी नहीं लिया था, कितने किलो स्टीम है ये नहीं बताया था। अगर मैं इसमें बोल दूँ इतने किलो स्टीम है तो 2000 में मल्टीप्लाई कर देना, पर केजी हटा देना, फिर जो आपका आंसर आएगा वो किलो जूल में आएगा, ये बात याद रखना। ठीक है, चलो ये था आप लोगों का एक कैलकुलेशन जिसके बारे में था। अब अपन कुछ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस देख लेते हैं, उनके नाम क्या हैं वो सब सीख लेते हैं, फिर उसको अपन प्योर सब्सटेंसेस को थोड़ा सा वहाँ पे वाइंड अप करेंगे। ठीक है, आई होप आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार बताना मेरा फ़र्ज़ है, वो कर लेते हैं और फिर उसके बाद कुछ चीज़ें आगे देखेंगे। देखो दोस्तों, आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएं। आप लोगों ने टीएस डायग्राम तो देखा है, अब मैं आपको प्रेशर और टेम्परेचर डायग्राम दिखाता हूँ, जैसे हम बोलते हैं पीटी डायग्राम, पीटी। ठीक है, पीटी डायग्राम दिखाता हूँ, उसमें दिखाता हूँ किस तरीके से आपको आंसर निकालने होते हैं। ये समझ आया, सॉलिड, लिक्विड और वेपर। ठीक है, अब देखो इसमें 2 पॉइंट दिख रहे हैं, एक पॉइंट ये दिख रहा है, एक पॉइंट ये दिख रहा है। ये जो पॉइंट है इसे बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, नहीं सॉरी, माय मिस्टेक, मैंने गलत लिखा। ये जो पॉइंट है इसे बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, और ये जो पॉइंट है इसे बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, याद रखना, ये है ट्रिपल पॉइंट, ये है क्रिटिकल पॉइंट, सॉलिड, वॉल्यूम, वेपर और लिक्विड। ये जो है आपका पीटी डायग्राम है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर किस डायग्राम में दिखाई दिया जाता है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहाँ दिखता है बता देना, पीटी डायग्राम में, पीटी ग्राफ में। अगर बोले टीएस डायग्राम में तो बोल देना टीएस डायग्राम में ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर नहीं दिखाई देता है, ट्रिपल पॉइंट लाइन दिखाई देती है। वो जो ट्रिपल पॉइंट है ना वो लाइन बन जाती है, किसमें? टीएस डायग्राम में। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि ट्रिपल पॉइंट आपको किस में देखने मिलता है? पीटी डायग्राम में, प्रेशर टेम्परेचर में, ना कि टीएस में। टीएस में जो ट्रिपल पॉइंट है वो ट्रिपल पॉइंट नहीं, ट्रिपल पॉइंट लाइन हो जाती है, वो एक एग्जैक्ट लाइन दिखाई देती है। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ लाइन, ये बता दिया। इसके बाद आते हैं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में। सब कुछ पता है, आप बस देखते जाओ। सॉलिड से लिक्विड जब बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? जैसे पानी, आइस है, आइस क्या होती है? मेल्ट होती है ना, तो वो लिक्विड बनता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। अगर लिक्विड से वेपर बन रहा है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। ठीक है, अगर लिक्विड से ही सॉलिड बन रहा है
तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग। और अगर वेपर से लिक्विड बन रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। ठीक है, ये सारी चीजें सबको पता है। दो चीजें हैं, अगर सॉलिड से डायरेक्ट वेपर बनता है, सबके मुंह में आने लग जाएगा, सबके मुंह में, इसे क्या बोलते हैं? सबके मुंह में आ रहा होगा कि इसे क्या बोलते हैं। अगर सॉलिड से वेपर बन रहा होता है, सॉलिड से वेपर बन रहा होता है तो उसे अपन बोलते हैं वेपराइजेशन। नहीं, इसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। और अगर वेपर से सॉलिड बन जाए तो मैक्सिमम किताबों में लिखा है सॉलिड से वेपर बने या वेपर से सॉलिड बने उसे सब्लिमेशन ही बोलते हैं। बट नहीं, अगर वेपर से डायरेक्ट सॉलिड बोलते हैं ना तो उसे हम बोलते हैं एब्लीमेशन। याद रखना, मैंने एक किताब में पढ़ा था एब्लीमेशन के बारे में। कई सारी किताबें जो इसे गलत भी कहती है, मतलब गूगल में भी इसमें थोड़ा बहुत वो है, लेकिन इसे एब्लीमेशन कहते हैं। अगर कहीं पे ऐसा वर्ड दिखाई दे जाए तो समझ जाना वेपर से सॉलिड बन रहा है, और सॉलिड से वेपर बनेगा तो सब्लिमेशन होगा। ठीक है, एक्चुअली इनका उल्टा भी चल जाता है, इसलिए सिर्फ एक ही नाम है सब्लिमेशन। सॉलिड से वेपर बने, वेपर से सॉलिड बने, ये सब सब्लिमेशन के अंदर ही आता है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, है ना। अच्छा, ट्रिपल पॉइंट लाइन दिखा दूँ क्या? एक बार ट्रिपल पॉइंट लाइन देख लो। ठीक है, कहाँ पर दिखाऊँ? इसको मिटा रहा हूँ मैं, यहीं पे दिखा देता हूँ। ट्रिपल पॉइंट लाइन जिसके बारे में बात की थी सबसे पहले लेक्चर में, जो अपन ने डायग्राम बनाया था ना, एग्जैक्ट वही डायग्राम बनाऊंगा और उसमें दिखाता हूँ। सॉलिड, सॉलिड प्लस लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड प्लस वेपर, वेपर, सॉलिड प्लस वेपर। अगर किसी को ये डायग्राम समझ नहीं आया हो, घबराने की बात नहीं है। मेरा लेक्चर 1 देखना प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस का, उसमें मैंने आपको एग्जैक्ट इसी के बारे में बताया, सब कुछ बताया। अब उसमें जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पर ये जो लाइन दिख रही है ना मेरे भाई, ये वाली लाइन, ये लाइन, ये जो लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट लाइन। ठीक है, टीएस डायग्राम में ट्रिपल पॉइंट लाइन दिखती है, जबकि पीटी डायग्राम में ट्रिपल पॉइंट एक एग्जैक्ट पॉइंट दिखाई देता है, और ये यहां का क्रिटिकल पॉइंट यहां पर बन जाता है, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है मेरे भाई, बस ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों को समझाना था, सिखाना था। आई होप आपको प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में काफ़ी कुछ जानने मिल गया होगा। इसके अलावा जब हम आरआईसी स्टार्ट करेंगे तो एक बार फिर से खटाखट सारी चीज़ें देख लेंगे, तो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। इसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस से आई होप आपका आरआरबी जेईई में नहीं आएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहे हों तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को पता है हमारा ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप मैकरॉयल्स नाम से, मैकेनिकल प्लस रॉयल मिला करके मैकरॉयल बनाया है। मैकरॉयल्स ग्रुप है, उसमें जाना, क्वेश्चंस पोस्ट करना। इतने अच्छे बच्चे हैं उसमें, वो सबके सब सॉल्यूशंस देने की कोशिश करते हैं, सब अपने आंसर्स देते हैं, हमसे पूछते हैं सर तरीका सही है, सर किस तरीके से और करना है। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो आंसर्स दे रहे हैं, आप जाएंगे, आपको उसमें बहुत मज़ा आने वाला है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आगे अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मेरी ID है अड्डा, नहीं अड्डा का ही नाम आ रहा है, देखो सबसे पहले शिवम.गुप्ता, शिवम.गुप्ता @adda247.com। ठीक है, adda247.com। अच्छा चलो और अच्छे से लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। ये आईडी है। जब भी कभी आपको कंफ्यूजन हो, जब भी कभी आपको पर्सनल डाउट्स हो, पर्सनल प्रॉब्लम हो, मोटिवेशनल से, हर एक चीज़ से रिलेटेड, आप मुझे कुछ भी भेज सकते हो। बस गालियाँ मत भेजना, मजाक कर रहा हूँ। वैसे भी बच्चों के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर आप बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत हेल्प करते हैं हर एक चीज़ में, तो आप पूछ सकते हो। ये मेरी आईडी है, आप इसमें भी पर्सनल क्वेश्चंस डाल सकते हो अगर आपको लग रहा है मैं कमेंट में नहीं पूछ सकता। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, ओपन ग्रुप है, आप जा करके तुरंत ज्वाइन कर सकते हो। और भी कोई डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर बोलना। ठीक है, तब तक के लिए फिर अपन आगे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, गुड नाइट, फिर मिलते हैं। ठीक है, ओके बाय।
Subscribe to Successes and press the bell icon to get all the latest videos.